हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की महान सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का वॉल्यूम 2 अ क्लैश ऑफ किंग्स हमें अब उस मोड़ पर ले आता है जहां युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, आस्था, डर और सत्ता की भूख से लड़ा जा रहा है। पिछले एपिसोड 9 आर्या में हमने एक बच्ची को देखा जो अब बच्ची नहीं रही, आर्या स्टार्क, जो अपने नाम, अपनी पहचान और अपने अतीत सब कुछ पीछे छोड़ चुकी है। राजाओं के इस युद्ध में आर्या अब किसी सिंहासन की वारिस नहीं, बल्कि एक अनदेखी परछाई बन चुकी है। हर दिन नया डर, हर रात नया खतरा। वो सीख रही है कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए तलवार से ज्यादा जरूरी है चुप रहना, झुक जाना और सही वक्त का इंतजार करना। लेकिन अब कहानी हमें एक बिल्कुल अलग जगह ले चलती है। अब हम पहुंचते हैं ड्रैगनस्टोन, जहां समुद्र की लहरों से ज्यादा भारी है राजा स्टैनिस बैराथियन की चुप्पी। एपिसोड 10 हमें मिलवाता है डेवोस सीवर्थ से, एक ऐसा आदमी जो जन्म से स्मगलर था लेकिन नियत से हमेशा वफादार। डेवोस कोई महान योद्धा नहीं है, न ही कोई चालाक साजिश करता। वो बस एक साधारण आदमी है जो एक राजा पर विश्वास करता है, चाहे वो राजा कितना ही कठोर क्यों न हो। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे देवताओं को आग में झोंक दिया जाता है, कैसे आस्था को राजनीति का हथियार बनाया जाता है और कैसे एक ईमानदार आदमी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। यह कहानी है आग और विश्वास की, राजा और धर्म की, और एक ऐसे आदमी की जो तलवार नहीं उठाता लेकिन सच बोलने का साहस रखता है। तो चलिए इस अंधेरी खारी हवा से भरे किले में कदम रखते हैं, जहां आग जल रही है और देवता बदल रहे हैं। शुरू करते हैं अ क्लैश ऑफ किंग्स, एपिसोड 10 डेवोस। सुबह की हवा जली हुई देवताओं के धुएं से काली हो चुकी थी। अब सब जल रहे थे, कुंवारी, माता, योद्धा और लोहार, मोती सी आंखों वाली क्रोन और सुनहरी दाढ़ी वाला पिता, यहां तक कि अजनबी भी, जिसे इंसान से ज्यादा किसी जानवर की शक्ल में तराशा गया था। पुरानी सूखी लकड़ी, उस पर चढ़ी अनगिनत परतों की पेंट और वार्निश, सब कुछ भूखी उग्र आग में धधक रहा था। ठंडी हवा के बीच से गर्मी कांपती हुई ऊपर उठ रही थी। पीछे किले की दीवारों पर जमे गरगोयल और पत्थर के ड्रैगन धुंधले पड़ गए थे, जैसे डेवोस उन्हें आंसुओं की परत के पार से देख रहा हो, या जैसे वे पत्थर के जानवर सचमुच कांप रहे हों, करवट ले रहे हों। ये बहुत अशुभ है, एलार्ड ने कहा, हालांकि कम से कम इतनी समझ उसमें थी कि आवाज धीमी रखे। डेल ने बुदबुदाकर हामी भरी। खामोशी, डेवोस बोला। याद रखो तुम कहां खड़े हो। उसके बेटे अच्छे आदमी थे, पर जवान थे, और एलार्ड तो खास तौर पर उतावला। अगर मैं स्मगलर ही बना रहता, डेवोस ने सोचा, तो एलार्ड अब तक वॉल पर होता। स्टैनिस ने उसे उस अंजाम से बचाया था, एक और का राजा, जो मैं उस पर चढ़ा हूं। सैकड़ों लोग किले के फाटकों पर जमा थे, सातों देवताओं के जलाए जाने का साक्षी बनने। हवा में उठती गंध भद्दी थी। सिपाहियों के लिए भी, जिन्होंने जिंदगी भर तलवार और खून देखा था, अपने जीवन भर पूजे गए देवताओं का ऐसा अपमान देखना बेचैनी से भर देने वाला था। लाल औरत आग के चारों ओर 3 बार घूमी। एक बार उसने अश्शाई की बोली में प्रार्थना की, एक बार हाई वैलेरियन में और एक बार कॉमन टंग में। डेवोस को बस आखिरी वाली समझ आई। फ्लोर, हमारी अंधेरियों में हमारे पास आओ, उसने पुकारा। प्रकाश के स्वामी, हम तुम्हें ये झूठे देवता अर्पित करते हैं,
ये 7 जो एक हैं और उसे भी जो शत्रु है। इन्हें स्वीकार करो और अपनी रोशनी हम पर डालो, क्योंकि रात अंधेरी है और भय से भरी हुई। क्वीन सेलिस ने वही शब्द दोहराए। उसके पास खड़े स्टैनिस भावहीन नजर से सब देख रहे थे। नीली काली छाया में उनकी कसकर कटी दाढ़ी के नीचे जबड़ा पत्थर सा कठोर। उन्होंने आज सामान्य से ज्यादा भव्य वस्त्र पहने थे, मानो सेप्ट जाने के लिए सजे हों। ड्रैगनस्टोन का सेप्ट वही जगह थी जहां एगोन द कॉन्करर ने प्रार्थना के लिए घुटने टेके थे, उस रात से पहले जब उसने पाल उठाए थे। लेकिन उस पवित्रता ने उसे रानी के आदमियों से नहीं बचाया। उन्होंने वेदियां उलट दी, मूर्तियां गिरा दी और रंगीन कांच को युद्ध थोड़ों से चकनाचूर कर दिया। सेप्टन बैरे बस उन्हें कोस ही सकता था, पर सर ह्यूबर्ट रैम्पटन अपने 3 बेटों को लेकर देवताओं की रक्षा के लिए सेप्ट में उतर पड़ा। रैम्पटनों ने रानी के 4 आदमियों को मार गिराया, इससे पहले कि बाकी उन पर टूट पड़े। बाद में गुन्सर सनग्लास, जो सबसे सौम्य और सबसे धार्मिक लॉर्ड था, ने स्टैनिस से कहा कि वह अब उसके दावे का समर्थन नहीं कर सकता। अब वह उसी घुटन भरी कोठरी में बंद था, सेप्टन और सर ह्यूबर्ट के 2 बचे हुए बेटों के साथ। बाकी लॉर्ड्स ने सबक सीखने में देर नहीं लगाई। देवता डेवोस द स्मगलर के लिए कभी बहुत मायने नहीं रखते थे। फिर भी बाकी मर्दों की तरह वह लड़ाई से पहले योद्धा को भेंट चढ़ा चुका था, जहाज उतारते वक्त लोहार को, और जब भी उसकी पत्नी गर्भवती होती, माता को। आज उन्हें जलते देख उसे मिचली सी आ रही थी, और यह सिर्फ धुएं की वजह से नहीं थी। मेस्टर क्रेसन इसे रोक देते। बूढ़े आदमी ने प्रकाश के स्वामी को ललकारा था और अपनी अधार्मिकता के लिए मार गिराए गए, ऐसा लोग कानाफूसी में कहते थे। डेवोस सच जानता था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि मेस्टर ने शराब के प्याले में कुछ मिलाया था। जहर। और क्या हो सकता था? उसने स्टैनिस को मेलिसांद्रे से मुक्त कराने के लिए मौत का प्याला पिया था, मगर किसी तरह उसके देवता ने उसे ढाल बना लिया। डेवोस खुशी खुशी उस लाल औरत को मार डालता, पर जहां सिटाडेल का मेस्टर नाकाम रहा, वहां उसकी क्या औकात थी? वह तो बस ऊंचा उठाया गया एक स्मगलर था, फ्ली बॉटम का डेवोस, अनियन नाइट। जलते हुए देवताओं की आग एक अजीब सी सुंदर रोशनी बिखेर रही थी। उनकी देह बदलती हुई लपटों के वस्त्रों में लिपटी थी, लाल, नारंगी और पीले रंग की लहराती परतें। सेप्टन बैरे ने कभी डेवोस को बताया था कि ये मूर्तियां उन जहाजों के मस्तूलों से तराशी गई थीं, जिन्होंने पहले टारगेरियन वंश को वेलेरिया से यहां पहुंचाया था। सदियों के साथ साथ उन पर बार बार रंग चढ़ाया गया, कहीं सोना जड़ा गया, कहीं चांदी, कहीं रत्न। इनकी सुंदरता उन्हें र्हलोर को और प्रिय बनाएगी, मेलिसांद्रे ने तब कहा था, जब उसने स्टैनिस से उन्हें गिरवाने और घसीटकर किले के फाटकों के बाहर ले जाने को कहा था। कुंवारी योद्धा के ऊपर आड़ी पड़ी थी, उसकी बाहें फैली हुई, मानो उसे बाहों में भर लेना चाहती हों। माता की प्रतिमा ऐसे कांपती सी लग रही थी, जैसे आग की जीभें उसके चेहरे को चूमते ही वह सिहर उठी हो। उसके हृदय के आर पार एक लंबी तलवार धंसी थी, और उसकी चमड़े की मूठ भी आग से जीवित सी हो उठी थी। पिता सबसे नीचे था, सबसे पहले गिराया गया। डेवोस की निगाह अजनबी के हाथ पर टिक गई, उंगलियां काली पड़ती, सिकुड़ती और एक एक कर टूटकर गिरती जाती, आखिर में बस चमकता हुआ कोयला रह गया। पास ही लॉर्ड सेल्टिगार खांसते हुए अपने झुर्रीदार चेहरे को लाल केकड़ों से कड़े लिनन के कपड़े से ढक रहा था। मीर के लोग आग की गर्मी का मजा लेते हुए आपस में ठहाके लगा रहे थे, मगर युवा लॉर्ड बार एमन का चेहरा धब्बेदार स्लेटी पड़ चुका था और लॉर्ड वेलारियन आग की बजाय राजा को देखे जा रहा था। डेवोस काश जान पाता कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर वेलारियन जैसा आदमी उससे कभी दिल की बात नहीं कहेगा। ज्वारों का स्वामी प्राचीन वेलेरिया के रक्त से था, और उसके घराने ने 3 बार टारगेरियन राजकुमारों के लिए दुल्हनें दी थीं, जबकि डेवोस सीवर्थ मछली और प्याज की गंध से भरा एक आदमी था। बाकी छोटे बड़े लॉर्डों के साथ भी यही हाल था। वह उनमें से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था,
और न ही वे कभी उसे अपनी गुप्त बैठकों में शामिल करते। उसके बेटों को भी वे तुच्छ समझते थे। फिर भी एक दिन मेरे पोते उनके साथ घुड़सवारी के मैदान में उतरेंगे, डेवोस ने मन ही मन सोचा, और किसी दिन उनका खून मेरे खून से भी जुड़ेगा। वक्त के साथ मेरी छोटी सी काली नाव भी वेलारियन के समुद्री घोड़े या सेल्टिगार के लाल केकड़ों जितनी ऊंची उड़ान भरेगी। अगर स्टैनिस अपना सिंहासन जीत सका तो। अगर वह हार गया, मैं जो कुछ भी हूं उसी की देन हूं। स्टैनिस ने ही उसे नाइट बनाया था। उसी ने अपनी मेज पर उसे सम्मान की जगह दी। एक स्मगलर की छोटी नाव के बदले उसे युद्ध गैली सौंपी। डेल और एलार्ड भी अब गैलियों के कप्तान थे। मैरिक फ्यूरी पर ओरमास्टर था। मैथोस अपने पिता के साथ ब्लैक बेथा पर सेवा करता था, और राजा ने देवन को शाही स्क्वायर बना लिया था। एक दिन वह नाइट बनेगा, और वे दोनों छोटे लड़के भी। मारिया केप रैथ पर एक छोटे किले की स्वामिनी थी, जहां नौकर उसे मेरी लेडी कहकर पुकारते थे, और डेवोस अपने ही जंगलों में लाल हिरन का शिकार कर सकता था। यह सब उसे स्टैनिस बैराथियन से मिला था, कुछ उंगलियों के जोड़ों की कीमत पर। यह न्याय था। मैंने सारी जिंदगी राजा के कानूनों की धज्जियां उड़ाई थी। उसने मेरी निष्ठा कमाई है। डेवोस ने अपनी गर्दन में चमड़े की डोरी से लटकी छोटी सी थैली को छुआ। उसकी उंगलियां ही उसकी किस्मत थीं, और इस वक्त उसे किस्मत की जरूरत थी, जैसे हम सबको है। सबसे ज्यादा लॉर्ड स्टैनिस को। फीकी लपटें धूसर आकाश को चाट रही थी। गहरा धुआं उठता मुड़ता बल खाता जा रहा था। जब हवा उसे लोगों की ओर धकेलती तो आंखें झपकने लगती, आंसू बहने लगते, लोग अपनी पलकों को रगड़ते। एलार्ड ने खांसते खांसते सिर मोड़ लिया और गालियां बकने लगा। आने वाले समय की झलक, डेवोस ने सोचा। यह युद्ध खत्म होने से पहले और भी बहुत से लोग जलेंगे। मेलिसांद्रे लाल साटन और गहरे रक्तम कमल में लिपटी खड़ी थी। उसकी आंखें उतनी ही लाल थीं जितना वह विशाल रूबी जो उसके गले में चमक रहा था, मानो वह भी आग से सुलग रहा हो। अश्शाई की प्राचीन किताबों में लिखा है, उसने कहा, कि एक लंबे ग्रीष्म के बाद एक दिन आएगा जब सितारे लहू बहाएंगे और अंधेरे की ठंडी सांस दुनिया पर भारी पड़ जाएगी। उस भयानक घड़ी में एक योद्धा आग से एक जलती हुई तलवार खींचेगा। वही तलवार लाइट ब्रिंगर होगी, वीरों की लाल तलवार। और जो उसे थामेगा वही अजोर अहाई होगा, जो फिर लौटेगा और उसके सामने अंधकार भाग खड़ा होगा। उसने अपनी आवाज ऊंची कर दी ताकि वह इकट्ठी हुई सेना के सिरों के ऊपर तक गूंज जाए। अजोर अहाई, ह्लोर के प्रिय, प्रकाश के योद्धा, अग्नि के पुत्र, आगे आओ, तुम्हारी तलवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आगे आओ और उसे अपने हाथ में लो। स्टैनिस बैराथियन आगे बढ़े, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सैनिक युद्ध भूमि में कदम रखता है। हर चाल में कठोरता थी, हर कदम में अडिग निश्चय। उनके स्क्वायर तुरंत उनके पास आ गए। डेवोस ने देखा कि उसका बेटा देवन राजा के दाहिने हाथ पर एक लंबा गद्देदार दस्ताना चढ़ा रहा था। लड़के ने क्रीम रंग का डबल्ट पहन रखा था, जिसके सीने पर आग से घिरा दिल सिला हुआ था। ब्रायन फेरिंग भी वैसी ही पोशाक में था। वह राजा की गर्दन के चारों ओर सख्त चमड़े की केप बांध रहा था। पीछे कहीं से घंटियों की हल्की सी छंछनाहट आई। समंदर के नीचे धुआं बुलबुलों में उठता है, और आग हरी और नीली और काली जलती है। पैचफेस की आवाज हवा में तैर गई। मुझे पता है, मुझे पता है। ओह ओह ओह। राजा ने दांत भींचे और आग में छलांग लगा दी। उन्होंने चमड़े की केप को अपने सामने थाम रखा था ताकि लपटे शरीर तक न पहुंचे। वे सीधे माता की प्रतिमा तक पहुंचे, दस्ताने पहने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और एक ही झटके में जलती लकड़ी के भीतर से उसे उखाड़ लिया। फिर वे पीछे हटने लगे, तलवार को ऊंचा उठाए हुए।
चेरीलाल इस्पात के चारों ओर जेडहरे रंग की लपटें घूम रही थी। पहरेदार दौड़े आए, राजा के कपड़ों से चिपके चिंगारियों को पीट पीट कर बुझाने लगे। आग की तलवार, क्वीन सेलिस चिल्लाई। सर एक्सेल फ्लोरेंट और रानी के दूसरे लोग भी वही पुकार दोहराने लगे। आग की तलवार, यह जल रही है, जल रही है। आग की तलवार। मेलिसांद्रे ने अपने हाथ सिर के ऊपर उठा दिए। देखो, उसने पुकारा। एक संकेत का वादा किया गया था और अब वह संकेत दिखाई दे रहा है। देखो, लाइट ब्रिंगर अजोर अहाई फिर लौट आया है। जय हो प्रकाश के योद्धा की, जय हो अग्नि के पुत्र की। बिखरी हुई असमानसी जयकार की लहर ने जवाब दिया, उसी वक्त जब स्टैनिस का दस्ताना सुलगने लगा। गाली बकते हुए राजा ने तलवार की नोक गीली जमीन में गाड़ दी और अपने पैर से आग को पीट पीट कर बुझाया। हे प्रभु, अपनी रोशनी हम पर डालो, मेलिसांद्रे ने पुकारा। क्योंकि रात अंधेरी है और भय से भरी हुई, सेलिस और रानी के लोगों ने जवाब दिया। क्या मुझे भी ये शब्द बोलने चाहिए? डेवोस ने सोचा। क्या मैं स्टैनिस का इतना कर्जदार हूं? क्या यह अग्निदेव सच में उसी का है? उसकी कटी हुई उंगलियां अनायास फड़क उठीं। स्टैनिस ने दस्ताना उतारा और उसे जमीन पर गिरने दिया। आग की चिता में पड़े देवता अब मुश्किल से पहचाने जा सकते थे। लोहार का सिर राख और चिंगारियों के छोटे से बादल के साथ अलग होकर गिर पड़ा। मेलिसांद्रे अश्शाई की भाषा में गाने लगी, उसकी आवाज समुद्र की लहरों की तरह उठती और गिरती रही। स्टैनिस ने अपनी झुलसी हुई चमड़े की केप खोली और खामोशी से सुनते रहे। जमीन में गड़ी लाइट ब्रिंगर अब भी सुर्ख गर्मी से दमक रही थी, मगर तलवार से चिपकी लपटें धीरे धीरे कम हो रही थीं, बुझती जा रही थी। गीत खत्म होने तक देवताओं की जगह बस जली हुई लकड़ी बची थी और राजा का धैर्य भी चुक चुका था। उसने रानी की कोहनी थामी और उसे ड्रैगनस्टोन के भीतर ले गया, लाइट ब्रिंगर को वहीं छोड़ते हुए। लाल औरत कुछ पल और ठहरी रही। उसने देखा कि देवन ब्रायन फेरिंग के साथ घुटनों के बल बैठा और राजा की चमड़े की केप में जली काली हुई तलवार को लपेट रहा था। वीरों की लाल तलवार तो पूरी तरह गड़बड़ हाल में है, डेवोस ने सोचा। कुछ लॉर्ड आग की दिशा के उलट खड़े होकर धीमी आवाजों में बातें करते रहे। जैसे ही उन्होंने डेवोस को अपनी ओर देखते पाया, वे चुप हो गए। अगर स्टैनिस गिर पड़ा तो ये मुझे पल भर में नीचे खींच लेंगे। डेवोस न तो रानी के लोगों में गिना जाता था, न उन महत्वाकांक्षी नाइटों और छोटे लॉर्डों में जिन्होंने प्रकाश के स्वामी को अपनाकर लेडी, नहीं रानी, याद रखो, सेलिस की कृपा और संरक्षण पाया था। जब मेलिसांद्रे और स्क्वायर उस कीमती तलवार को लेकर चले गए, तब तक आग काफी धीमी पड़ चुकी थी। डेवोस और उसके बेटे उस भीड़ के साथ हो लिए जो नीचे तट और इंतजार करती नौकाओं की ओर बढ़ रही थी। चलते चलते डेवोस ने कहा, देवन ने खुद को अच्छे से संभाला। हाँ, डेल बोला, दस्ताना लाने में उसने उसे गिराया नहीं। एलार्ड ने सिर हिलाया। देवन के डबल्ट पर जो वो निशान था, वो जलता हुआ दिल, वो क्या था? बैराथियन का तो ताज पहना हुआ हिरन होता है। एक लॉर्ड एक से ज्यादा निशान चुन सकता है, डेवोस ने कहा। डेल मुस्कुराया। तो फिर हमारे लिए काली नाव और एक प्याज, पिता? एलार्ड ने पास पड़े पत्थर को लात मारी। द अदर्स हमारे प्याज को ले जाए, और उस जलते दिल को भी। सातों को जलाना अशुभ था। तू इतना धर्मपरायण कब से हो गया? डेवोस ने कहा। एक स्मगलर का बेटा देवताओं के कामों के बारे में क्या जानता है? मैं एक नाइट का बेटा हूं, पिता। अगर आप खुद याद नहीं रखेंगे तो फिर वे क्यों रखेंगे? नाइट का बेटा, मगर नाइट नहीं, डेवोस ने सख्ती से कहा। और कभी बनेगा भी नहीं, अगर तू उन बातों में दखल देगा जिनसे तेरा कोई सरोकार नहीं। स्टैनिस हमारा वैध राजा है। उस पर सवाल उठाना हमारा काम नहीं। हम उसके जहाज चलाते हैं, उसके हुक्म मानते हैं।
बस इतना ही। जहां तक उस बात का सवाल है, पिता, डेल बोला, मुझे व्रेथ के लिए जो पानी के पीपे दिए गए हैं वो पसंद नहीं आए। कच्ची हरी चीड़ की लकड़ी है, लंबे सफर में पानी सड़ जाएगा। लेडी मारिया के लिए भी मुझे वही मिले हैं, एलार्ड ने कहा। रानी के आदमियों ने सारा पका हुआ लकड़ी अपने नाम कर लिया है। मैं राजा से बात करूंगा, डेवोस ने वादा किया। बेहतर है बात मेरी तरफ से जाए, न कि एलार्ड की। उसके बेटे अच्छे योद्धा थे और उससे भी बेहतर नाविक, मगर उन्हें लॉर्डों से बात करना नहीं आता था। वे नीच जन्म के थे, जैसे कभी वह खुद था, मगर उन्हें यह बात याद रखना पसंद नहीं था। जब वे हमारे झंडे को देखते हैं तो उन्हें बस हवा में लहराती एक ऊंची काली नाव दिखती है। प्यास की तरफ वे आंखें मूंद लेते हैं। बंदरगाह उतना भरा हुआ था जितना डेवोस ने कभी नहीं देखा था। हर घाट पर नाविक रसद लाद रहे थे और हर सराय सिपाहियों से ठसाठस भरी थी। कोई पासे खेल रहा था, कोई पी रहा था, कोई किसी औरत की तलाश में था। एक बेकार की तलाश, क्योंकि स्टैनिस अपने द्वीप पर ऐसी किसी को इजाजत नहीं देता था। तट के किनारे जहाजों की कतार लगी थी, युद्ध गैलियां और मछली पकड़ने वाली नावें, मजबूत कैरक और चौड़े पेट वाली कॉक्स। सबसे अच्छे ठिकाने सबसे बड़े जहाजों ने घेर रखे थे। स्टैनिस का ध्वजपोत फ्यूरी, जो लॉर्ड स्टेफन और स्टैग ऑफ द सी के बीच झूल रहा था, लॉर्ड वेलारियन का चांदी सा चमकता प्राइड ऑफ ड्रिफ्टमार्क और उसकी 3 बहनें, लॉर्ड सेल्टिगार का सजादजा रेड क्लॉ और भारी भरकम स्वॉर्डफिश, जिसकी लंबी लोहे की नोक आगे निकली हुई थी। खुले समुद्र में लंगर डाले सलाधोर सान का विशाल वेलेरियन जहाज खड़ा था। उसके आसपास 2 दर्जन छोटी छोटी लिसेनी गैलियों की धारीदार देहें। पत्थर के घाट के आखिरी सिरे पर एक पुरानी सी सराय बैठी थी, जहां ब्लैक बे था। व्रेथ और लेडी मारिया ने 100 या उससे कम चप्पुओं वाली आधा दर्जन दूसरी गैलियों के साथ जगह साझा की हुई थी। डेवोस को प्यास लगी थी। उसने अपने बेटों से विदा ली और सराय की ओर बढ़ गया। बाहर कमर तक ऊंचा एक गरगोयल बैठा था। बारिश और नमक ने उसे इतना घिस दिया था कि उसके चेहरे की पहचान मिट सी गई थी। फिर भी वह और डेवोस पुराने दोस्त थे। अंदर जाते हुए डेवोस ने उसके पत्थर के सिर को थपथपाया। किस्मत, उसने बुदबुदाया। शोरगुल से भरे कमरे के उस पार सलाधोर सान लकड़ी के कटोरे से अंगूर खाते बैठा था। जैसे ही उसकी नजर डेवोस पर पड़ी, उसने उसे पास बुलाया। सर नाइट, आओ मेरे साथ बैठो। एक अंगूर खाओ, 2 खाओ, कमाल के मीठे हैं। लिसेनी आदमी चिकना चुपड़ा मुस्कराता हुआ था। नैरोसी के दोनों किनारों पर उसकी रंगीन मिजाजी मशहूर थी। आज उसने चमकदार सिल्वर का कपड़ा पहन रखा था, जिसकी कटिफ्टी बाहें इतनी लंबी थीं कि उनके सिरे फर्श पर फैल रहे थे। उसके बटन जेड़ के बंदरों के आकार के थे और उसकी सफेद, बारीक घुंघराली लटों के ऊपर मोर पंखों से सजी एक हरी, शरारती सी टोपी रखी थी। डेवोस मेजों के बीच से रास्ता बनाता हुआ एक कुर्सी तक पहुंचा। नाइट बनने से पहले के दिनों में वह अक्सर सलाधोर सान से माल खरीदा करता था। लिसेनी खुद भी एक स्मगलर था, साथ ही व्यापारी, बैंकर, बदनाम समुद्री डाकू और खुद को कहने वाला नैरोसी का राजकुमार। जब कोई समुद्री डाकू काफी अमीर हो जाता है तो लोग उसे राजकुमार कहने लगते हैं। और वही डेवोस था जिसने लिस तक का सफर तय किया था, इस बूढ़े धूर्त को लॉर्ड स्टैनिस के पक्ष में लाने के लिए। आपने देवताओं को जलते नहीं देखा, मेरे लॉर्ड? डेवोस ने पूछा। लिस में लाल पुरोहितों का एक विशाल मंदिर है, सलाधोर सान बोला। वहां वे हमेशा कुछ न कुछ जलाते रहते हैं, यह जलाओ, वह जलाओ, और अपने रिलोर को पुकारते रहते हैं। उनकी आग मुझे ऊबा देती है। उम्मीद है जल्दी ही वे राजा स्टैनिस को भी ऊबा देंगी। कहते हुए भी उसे जरा सी परवाह नहीं थी कि कोई सुन ले। वह अंगूर खाता रहा, बीज होंठ पर टपकते रहे, जिन्हें वह उंगली से झटक देता। मेरी
1000 रंगों वाली चिड़िया कल ही पहुंची है। अच्छे सर, वह युद्धपोत नहीं है। नहीं, एक व्यापारी जहाज है और उसने किंग्स लैंडिंग की यात्रा की है। क्या आप सच में एक अंगूर नहीं लेंगे? कहते हैं शहर में बच्चे भूखे हैं। उसने अंगूर डेवोस के सामने लटकाए और मुस्कराया। मुझे एले चाहिए, डेवोस ने कहा, और खबरें। वेस्टेरोस के आदमी हमेशा भागते रहते हैं, सलाधोर सान ने शिकायत की। इसका क्या फायदा, मैं पूछता हूं। जो जीवन में जल्दबाजी करता है वह अपनी कब्र की ओर दौड़ता है, उसने डकार ली। कैस्टली रॉक के स्वामी ने अपने बौने को किंग्स लैंडिंग का काम सौंपा है। शायद वह सोचता है कि उसका बदसूरत चेहरा हमलावरों को डरा देगा, है ना? या फिर यह कि हम सब किलेबंद दीवारों पर उस इंप की कलाबाजियां देखकर हंसते हंसते मर जाए, कौन जानता है। उस बौने ने सोने की चोगा पहनने वालों का जो उजड़ मुखिया था उसे भगा दिया है और उसकी जगह लोहे के हाथ वाला एक नाइट बिठा दिया है। उसने एक अंगूर तोड़ा और अंगूठे उंगली के बीच दबा दिया। छिलका फटा और रस उसकी उंगलियों से बह निकला। एक परोसने वाली लड़की भीड़ चीरती हुई निकली, रास्ते में बढ़ते हाथों को झटकती हुई। डेवोस ने एले का एक टंकर मंगवाया, फिर सान की ओर मुड़कर बोला, शहर की रक्षा कैसी है? दूसरे ने कंधे उचका दिए। दीवारें ऊंची और मजबूत हैं, मगर उन्हें संभालेगा कौन? वे बिच्छू और अग्निफेंक यंत्र बना रहे हैं। ओह हाँ, पर सुनहरे चोगे पहनने वाले बहुत कम हैं और बहुत कच्चे भी, और कोई और नहीं। एक तेज वार जैसे बाज खरगोश पर टूट पड़े और वह महान शहर हमारा हो जाएगा। बस हवा दे दो जो हमारी पाले भर दे और तुम्हारा राजा कल की सांझ तक अपने आयरन थ्रोन पर बैठ सकता है। हम उस बौने को रंग बिरंगे कपड़ों में सजा दें, हमारी भालों की नोक से उसके गालों को चुभोकर उसे नचाए, और शायद तुम्हारा भला राजा मुझे सुंदर क्वीन सरसी का तोहफा दे दे, एक रात मेरे बिस्तर को गर्म करने के लिए। मैं अपनी पत्नियों से बहुत दिनों से दूर हूं और सब उसकी सेवा में। समुद्री डाकू, डेवोस ने कहा, तुम्हारी पत्नियां नहीं हैं, सिर्फ रखेले, और हर दिन और हर जहाज के लिए तुम्हें अच्छी तरह भुगतान किया गया है। सिर्फ वादों में, सलाधोर सान ने उदासी से कहा। अच्छे सर, मुझे सोना चाहिए, कागज पर लिखे शब्द नहीं। उसने एक अंगूर मुंह में डाला। किंग्स लैंडिंग का खजाना हाथ आते ही तुम्हें सोना मिल जाएगा। 7 राज्यों में स्टैनिस बैराथियन से ज्यादा सम्मानित कोई नहीं। वह अपना वचन निभाएगा। बोलते बोलते डेवोस के मन में ख्याल आया, यह दुनिया कितनी टेढ़ी हो गई है जब नीच जन्मे स्मगलरों को राजाओं की इज्जत की गवाही देनी पड़ती है। वह यही कहता आया है, बार बार, सलाधोर सान बोला। और मैं भी यही कहता हूं, चलो यह काम कर डालें। ये अंगूर भी उस शहर जितने ही पके हुए हैं, मेरे पुराने दोस्त। परोसने वाली लड़की एले लेकर लौटी। डेवोस ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया। टंकर उठाते हुए उसने कहा, मान ले हम किंग्स लैंडिंग ले भी लें, जैसा तुम कहते हो, तो उसे पकड़े कितने दिन रख पाएंगे? टाइविन लैनिस्टर बड़ी सेना के साथ हैरेनहॉल में बताया जाता है, और लॉर्ड रेनली। आह हाँ, छोटा भाई, सलाधोर सान बोला। वह हिस्सा उतना अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त। किंग रेनली हरकत में आ गया है। नहीं, यहां वह लॉर्ड रेनली है, मेरी माफी। इतने सारे राजा, मेरी जुबान ही थक जाती है इस शब्द से। भाई रेनली हाई गार्डन से निकल पड़ा है, अपनी सुंदर जवान रानी के साथ, फूलों से सजे उसके लॉर्ड, चमकते नाइट और पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना। वह गुलाबों वाली सड़क से उसी महान शहर की ओर बढ़ रहा है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। वह अपनी दुल्हन को साथ ले जा रहा है। दूसरे ने कंधे उचका दिए। उसने मुझे वजह नहीं बताई। शायद वह उसकी जांघों के बीच की गर्म बिल में एक रात के लिए भी दूर रहने से हिचकता हो, या फिर शायद उसे अपनी जीत पर पूरा यकीन हो। राजा को यह बताया जाना चाहिए, डेवोस ने कहा। मैंने उसका प्रबंध कर दिया है,
अच्छे सर, सलाधोर सान बोला। हालांकि जब भी मैं महाराज के सामने जाता हूं, वे मुझे ऐसे घूरते हैं कि मेरे पसीने छूट जाते हैं। बताइए, क्या वे मुझे ज्यादा पसंद करेंगे अगर मैं टाट की कमीज पहनूं और कभी मुस्कुराऊं ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, उन्हें मुझे रेशम और समेट में ही सहना होगा, वरना मैं अपने जहाज वहां ले जाऊंगा जहां मुझे ज्यादा प्यार मिलता है। वह हल्का सा हंसा, फिर बोला, वैसे वह तलवार लाइट ब्रिंगर नहीं थी मेरे दोस्त। इतनी अचानक विषय बदलने से डेवोस बेचैन हो गया। तलवार? आग से निकाली गई तलवार? हाँ, सलाधोर सान ने कहा। लोग मुझसे बातें करते हैं, शायद मेरी इस प्यारी मुस्कान की वजह से। बताओ तो, एक जली हुई तलवार स्टैनिस के किस काम आएगी? जलती हुई तलवार, डेवोस ने सुधार किया। जली हुई, सलाधोर सान ने जोर देकर कहा। और इसमें खुश रहो मेरे दोस्त। क्या तुमने कभी लाइट ब्रिंगर के गढ़े जाने की कथा सुनी है? आओ, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक समय था जब अंधकार दुनिया पर भारी था। उसका सामना करने के लिए नायक को एक नायक की तलवार चाहिए थी, ऐसी जैसी पहले कभी न बनी हो। और इसलिए 30 दिन और 30 रातें अजोर अहाई बिना सोए मंदिर में काम करता रहा, पवित्र अग्नि में तलवार को गढ़ता हुआ। गर्मी और हथौड़ा, मोड़ और प्रहार, बार बार, जब तक तलवार तैयार न हो गई। मगर जैसे ही उसने इस्पात को ठंडा करने के लिए पानी में डुबोया, वह फटकर टूट गई। नायक होने के नाते वह कंधे उचकाकर इन जैसे शानदार अंगूर खोजने नहीं चला गया, सलाधोर सान ने अंगूर उठाते हुए कहा। नहीं, उसने फिर से शुरुआत की। दूसरी बार उसे 50 दिन और 50 रातें लगीं, और यह तलवार पहली से भी बेहतर लगी। अजोर अहाई ने एक सिंह को पकड़ा और उसकी लाल दिल में तलवार भोंककर उसे ठंडा करना चाहा, मगर फिर भी इस्पात चटक गया, टूट गया। तब उसका दुख और शोक अपार था, क्योंकि वह जान गया था कि अब उसे क्या करना होगा। तीसरी तलवार पर उसने 100 दिन और 100 रातें काम किया। जब वह पवित्र अग्नि में सफेद गरम चमक रही थी, उसने अपनी पत्नी को बुलाया। निस्सा निस्सा, उसने कहा, क्योंकि यही उसका नाम था। अपना सीना खोलो और जान लो कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं। उसने ऐसा क्यों किया, यह मैं नहीं कह सकता, मगर अजोर अहाई ने धुआं उड़ाती तलवार उसके जीवित हृदय के आर पार उतार दी। कहते हैं, उसके पीड़ा और आनंद के एक साथ उठे चीख ने चांद के चेहरे पर दरार डाल दी। मगर उसका खून, उसकी आत्मा, उसकी शक्ति और उसका साहस सब इस बात में समा गए। यही है लाइट ब्रिंगर, वीरों की लाल तलवार के गढ़े जाने की कथा। सलाधोर सान ने डेवोस की ओर देखा। अब समझे मेरा मतलब? खुश रहो कि महाराज उस आग से बस एक जली हुई तलवार ही निकाल पाए। बहुत ज्यादा रोशनी आंखों को चोट पहुंचाती है मेरे दोस्त, और आग जलाती है। उसने आखिरी अंगूर मुंह में डाला और होंठ चटकाए। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है, राजा हमें कब पाल उठाने का हुक्म देगा? जल्दी ही, मुझे लगता है, डेवोस ने कहा। अगर उसके देवता की यही इच्छा हुई। उसके देवता? सलाधोर सान ने आंखें सिकोड़कर पूछा। तुम्हारे नहीं? सर डेवोस सीवर्थ, प्याज वाली नाव के नाइट का देवता कहाँ है? डेवोस ने एक घूंट ले लिया ताकि जवाब देने से पहले खुद को संभाल सके। यह सराय भरी हुई है, उसने खुद को याद दिलाया, और सामने वाला हर कोई सलाधोर सान नहीं होता। सोच समझकर बोलो। राजा स्टैनिस ही मेरा देवता है, उसने कहा। उसी ने मुझे बनाया और अपने विश्वास से मुझे धन्य किया। मैं याद रखूंगा। सलाधोर सान खड़ा हो गया। मेरी क्षमा। इन अंगूरों ने मेरी भूख बढ़ा दी है, और मेरी वेलेरियन पर रात का भोजन मेरा इंतजार कर रहा है। काली मिर्च के साथ कीमा किया हुआ मेमना और भुना हुआ सीगल, जिसमें मशरूम, सौंफ और प्याज भरे होंगे। जल्द ही हम किंग्स लैंडिंग में साथ भोजन करेंगे।
है ना? रेड कीप में दावत उड़ाएंगे और वह बौना हमें कोई मजेदार गीत सुनाएगा। जब तुम राजा स्टैनिस से बात करो तो जरा यह भी याद दिला देना कि काली चांदनी आने पर वह मुझ पर और 30,000 ड्रैगन का कर्जदार होगा। उन देवताओं को उसे मुझे दे देना चाहिए था, वे जलाने के लिए बहुत सुंदर थे, पेंटोस या मीर में अच्छी कीमत ला सकते थे। खैर, अगर वह मुझे एक रात के लिए क्वीन सर्सी दे दे तो मैं उसे माफ कर दूंगा। लिसेनी ने डेवोस की पीठ थपथपाई और ऐसे अकड़ते हुए सराय से बाहर निकल गया जैसे वह उसी की हो। सर डेवोस सीवर्थ कुछ देर तक अपने टंकर के साथ बैठा रहा, सोच में डूबा हुआ। 1 साल पहले की बात उसे याद आ गई, जब वह स्टैनिस के साथ किंग्स लैंडिंग में था, उस दिन जब राजा रॉबर्ट ने प्रिंस जोफ्री के नेमड़े पर टूर्नी का आयोजन किया था। उसे मीर का लाल पुरोहित थोरोस याद आया और वह ज्वलंत तलवार जिसे उसने मेली में घुमाया था। लाल चोगा फड़फड़ाता और उसकी धार पर फीकी हरी लपटें लहराती, दिखने में बड़ा रंगीन तमाशा था, पर सब जानते थे कि उसमें कोई सच्चा जादू नहीं था। आखिरकार उसकी आग बुझ गई थी और ब्रॉन्ज यॉन रॉयस ने एक साधारण गदा से उसका सिर फोड़ दिया था। अगर सचमुच आग की तलवार होती, वह तो देखने लायक चमत्कार होता, लेकिन उस कीमत पर। जब वह निस्सा निस्सा के बारे में सोचता तो उसकी आंखों के सामने अपनी ही मारिया आ जाती, भली सी, गोलमटोल, ढलकी छाती वाली, चेहरे पर हमेशा रहने वाली स्नेहिल मुस्कान, दुनिया की सबसे अच्छी औरत। उसने खुद को उसकी छाती के आर पार तलवार उतारते हुए कल्पना करने की कोशिश की और सिहर उठा। मैं नायकों की मिट्टी से बना नहीं हूं, उसने तय किया। अगर एक जादुई तलवार की यही कीमत है तो वह मेरी औकात से कहीं ज्यादा है। डेवोस ने एले खत्म किया, टंकर एक ओर सरकाया और सराय से बाहर निकल आया। निकलते वक्त उसने गरगोयल के सिर पर हल्की सी थपकी दी और बुदबुदाया, किस्मत, हम सबको इसकी जरूरत पड़ेगी। अंधेरा काफी गहरा हो चुका था जब देवन ब्लैक बेथा तक नीचे आया, एक बर्फ सा सफेद पालफ्रे घोड़े की लगाम थामे। मेरे लॉर्ड पिता, उसने औपचारिक स्वर में कहा, महाराज का हुक्म है कि आप पेंटेड टेबल के कक्ष में उनकी उपस्थिति दर्ज करें। आपको इसी घोड़े पर तुरंत पहुंचना है। देवन को अपने स्क्वायर के वस्त्रों में इतना भव्य देखकर डेवोस को अच्छा लगा, मगर बुलावा उसके दिल में बेचैनी भर गया। क्या वह हमें पाल उठाने का आदेश देंगे? उसने सोचा। सलाधोर सान अकेला कप्तान नहीं था जिसे लगता था कि किंग्स लैंडिंग पर हमला करने का यही सही समय है, पर एक स्मगलर को धैर्य सीखना पड़ता है। हमारी जीत की कोई उम्मीद नहीं। ड्रैगनस्टोन लौटने के दिन ही मैंने यह बात मिस्टर क्रेसन से कही थी और तब से कुछ बदला नहीं है। हम बहुत कम हैं, दुश्मन बहुत ज्यादा। अगर हमने चप्पू पानी में उतारे तो मर जाएंगे। फिर भी वह घोड़े पर चढ़ गया। जब डेवोस स्टोन ड्रम पहुंचा तो 1 दर्जन ऊंचे घरानों के नाइट और बड़े झंडाबरदार बाहर निकल रहे थे। लॉर्ड सेल्टिगार और लॉर्ड वेलारियन ने उसे बस एक ठंडी सी सिरहिलाहट दी और आगे बढ़ गए, बाकी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मगर सर एक्सेल फ्लोरेंट रुक गए। क्वीन सेलिस का चाचा एक पीपे सा ठिगना आदमी था, मोटी बाहें, टेढ़ी टांगे। फ्लोरेंट घराने के उभरे हुए कान उसके भी थे, अपनी भतीजी से भी बड़े। कानों के पास उगते रूखे बालों के बावजूद किले में होने वाली ज्यादातर बातें उसके कानों तक पहुंच ही जाती थीं। 10 साल तक जब स्टैनिस किंग्स लैंडिंग में रॉबर्ट की परिषद में बैठता रहा, सर एक्सेल ड्रैगनस्टोन का कास्टेलन रहा था, मगर हाल के दिनों में वह रानी के लोगों में सबसे आगे निकल आया था। सर डेवोस, आपको देखना हमेशा की तरह अच्छा लगा, उसने कहा। और आपको भी, मेरे लॉर्ड। आज सुबह भी मेरी नजर आप पर पड़ी थी। झूठे देवता बड़े हंसमुख उजाले में जले, है ना? वे बहुत तेज जले, डेवोस ने कहा। उसकी शालीनता के बावजूद वह इस आदमी पर भरोसा नहीं करता था। हाउस फ्लोरेंट ने रेनली का पक्ष लिया था। लेडी मेलिसांद्रे हमें बताती हैं,
सर एक्सेल ने आगे कहा कि कभी कभी रिलोर अपने निष्ठावान सेवकों को लपटों में भविष्य की झलक दिखाता है। आज सुबह आग को देखते हुए मुझे ऐसा लगा मानो मैं एक दर्जन सुंदर नर्तकियों को देख रहा हूं, पीले रेशम में सजी युवतियां एक महान राजा के सामने घूमती और लहराती हुई। मुझे लगता है यह एक सच्चा दर्शन था, सर, उस गौरव की झलक जो किंग्स लैंडिंग और अपने न्याय संगत सिंहासन को जीत लेने के बाद महाराज की प्रतीक्षा कर रहा है। स्टैनिस को ऐसे नृत्यों में कोई रुचि नहीं है, डेवोस ने सोचा, मगर वह रानी के चाचा को नाराज करने का साहस नहीं कर सकता था। मुझे तो बस आग ही दिखाई दी, उसने कहा। धुआं आंखों में चुभ रहा था। क्षमा करें, सर, राजा मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह आगे बढ़ गया, मन ही मन यह सोचते हुए कि सर एक्सेल ने उसे रोकने की जहमत क्यों उठाई। वह रानी का आदमी है और मैं राजा का। स्टैनिस अपनी पेंटेड टेबल पर बैठे थे। उनके कंधे के पास मिस्टर पाइलोस खड़ा था और सामने कागजों का एक बेतरतीब ढेर पड़ा था। सर, डेवोस के भीतर आते ही राजा बोले, आओ, इस पत्र पर नजर डालो। आज्ञाकारी होकर डेवोस ने ढेर में से एक कागज उठा लिया। देखने में तो बड़ा सुंदर है, योर ग्रेस, उसने कहा, मगर मुझे डर है, मैं इसके शब्द पढ़ नहीं सकता। नक्शे और समुद्री चार्ट वह किसी से कम नहीं पढ़ लेता था, पर अक्षर और लिखत उसकी पहुंच से बाहर थे। लेकिन मेरा देवन अक्षर सीख चुका है, और छोटे स्टेफन और स्टैनिस भी। मैं भूल गया था। राजा की भौहों के बीच झुंझलाहट की लकीर उभर आई। पाइलोस, इसे पढ़कर सुनाओ। योर ग्रेस, मिस्टर ने एक पार्चमेंट उठाया, गला साफ किया और पढ़ने लगा। सब लोग मुझे स्टॉर्म्स एंड के लॉर्ड स्टेफन बैराथियन का वैध पुत्र जानते हैं। उनकी विधिवत पत्नी हाउस एस्टमॉन्ट की कैसाना से जन्मा। अपने घराने की मर्यादा पर मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे प्रिय भाई रॉबर्ट, हमारे दिवंगत राजा, की देह से कोई वैध संतान नहीं हुई। लड़का जोफ्री, लड़का टॉमन और लड़की मिर्सेला, ये सब सर्सी लैनिस्टर और उसके भाई जैमी किंग्सलेयर के बीच अनाचार से जन्मे विकार हैं। जन्म और रक्त के अधिकार से आज के दिन मैं वेस्ट्रॉस के 7 राज्यों के आयरन थ्रोन पर अपना दावा प्रस्तुत करता हूं। सभी सच्चे पुरुष अपनी निष्ठा घोषित करें। यह लेख प्रभु के प्रकाश में हाउस बैराथियन के स्टैनिस, अपने नाम का प्रथम, एंडल्स, रोइनार और फेस्टमेन के राजा और 7 राज्यों के स्वामी के चिन्ह और मुहर के अधीन किया गया। पाइलोस ने पार्चमेंट नीचे रखा। कागज की सरसराहट कक्ष में गूंज गई। स्टैनिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अब से सर जैमी किंग्सलेयर लिखो। वह जो भी हो, आखिर नाइट तो है, और मुझे नहीं लगता कि हमें रॉबर्ट को मेरा प्रिय भाई कहना चाहिए। उसने मुझे उतना ही प्यार किया जितना करना पड़ा, और मैंने भी उसे। एक निरापद शिष्टाचार है, योर ग्रेस, पाइलोस ने कहा। एक झूठ, स्टैनिस ने कहा। हटा दो। फिर वह डेवोस की ओर मुड़े। मेस्टर बताता है कि हमारे पास इस समय 117 कौवे हैं। मैं उन सब का उपयोग करना चाहता हूं। 117 कौवे मेरे पत्र की 117 प्रतियां राज्य के हर कोने में ले जाएंगे, आर्बर से लेकर वॉल तक। शायद 100 कौवे तूफान, बाज और तीरों के बावजूद पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो 100 मेस्टर मेरे शब्दों को 100 लॉर्डों के सामने उनके सोलारों और शयन कक्षों में पढ़ेंगे। और फिर संभव है ये पत्र आग के हवाले कर दिए जाए और होठों को चुप्पी की कसम दिलाई जाए। ये महान लॉर्ड जोफ्री से प्रेम करते हैं, या रेनली से, या रॉब स्टार्क से। मैं उनका वैध राजा हूं, पर जहां वे कर सकेंगे मुझे नकारेंगे। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं आपके आदेश में हूं, मेरे राजा, डेवोस ने कहा। हमेशा की तरह। स्टैनिस ने सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि तुम ब्लैक बेथा लेकर उत्तर की ओर जाओ, गलटाउन, द फिंगर्स, 3 सिस्टर्स, यहां तक कि व्हाइट हार्बर भी। तुम्हारा बेटा डेल व्रेथ लेकर दक्षिण जाएगा,
केप रेथ और ब्रोकन आर्म को पार करता हुआ डोर्न के तट के साथ साथ आर्बर तक। तुम दोनों के पास पत्रों से भरे संदूक होंगे और हर बंदरगाह, हर किला, हर मछुआरों की बस्ती में एक एक पत्र पहुंचाओगे। सेप्ट और सराय के दरवाजों पर उन्हें कील से टांग देना ताकि जो पढ़ सकता है वह पढ़े। डेवोस ने कहा, पढ़ सकने वाले बहुत कम होंगे। सर डेवोस सच कहते हैं, योर ग्रेस, मिस्टर पाइलोस बोले। बेहतर होगा कि पत्र जोर से पढ़कर सुनाए जाए। बेहतर मगर ज्यादा खतरनाक, स्टैनिस ने कहा। इन शब्दों का स्वागत नहीं किया जाएगा। मुझे कुछ नाइट दे दीजिए जो पत्र पढ़ सकें, डेवोस ने कहा। मेरे कहने से ज्यादा वजन उनकी आवाज में होगा। स्टैनिस इससे संतुष्ट दिखाई दिए। हां, ऐसे आदमी मैं दे सकता हूं। मेरे पास 100 नाइट हैं जो लड़ने से पहले पढ़ना पसंद करेंगे। जहां हो सके खुले रहो और जहां जरूरी हो छिपकर काम करो। एक स्मगलर के हर दाव पेंच का इस्तेमाल करो, काली पाले, छिपी खाड़ियां, जो भी करना पड़े। अगर पत्र कम पड़ जाए तो कुछ सेप्टन पकड़ लो और उनसे और प्रतियां लिखवा लो। मैं तुम्हारे दूसरे बेटे का भी उपयोग करना चाहता हूं। वह लेडी मारिया को नैरोसी पार ले जाएगा, ब्रावोस और दूसरे फ्री सिटीज तक, और वहां के शासकों को भी पत्र सौंपेगा। दुनिया को मेरे दावे की खबर होनी चाहिए और सरसी की बदनामी की भी। तुम बता तो दोगे, डेवोस ने मन ही मन सोचा, पर क्या वे यकीन करेंगे? उसने सोचते हुए मिस्टर पाइलोस की ओर नजर डाली। राजा ने वह नजर पकड़ ली। मिस्टर स्टैनिस बोले, शायद आपको लिखने में लग जाना चाहिए। हमें बहुत सारे पत्र चाहिए और जल्दी। जैसा आपका आदेश। पाइलोस ने झुककर प्रणाम किया और चला गया। उसके जाते ही राजा बोले, डेवोस, ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे मिस्टर की मौजूदगी में नहीं कहना चाहते थे? मेरे स्वामी पाइलोस भले आदमी हैं, डेवोस ने कहा, मगर उनकी गर्दन में जंजीर देखता हूं तो मिस्टर क्रेसन की याद में मन भारी हो जाता है। क्या बूढ़े आदमी की मौत का दोष उसी पर है? स्टैनिस ने आग की ओर देखा। मैंने कभी क्रेसन को उस दावत में नहीं चाहा था। उसने मुझे नाराज किया था, हां, और गलत सलाह भी दी थी, मगर मैं उसकी मौत नहीं चाहता था। मैं तो यही आशा करता था कि उसे कुछ साल चैन और आराम के मिले। उसने इतना तो कमा ही लिया था। लेकिन उसने दांत भींच लिए, लेकिन वह मर गया। और पाइलोस मुझे ठीक से सेवा देता है। मुद्दा पाइलोस का नहीं है, डेवोस बोला। पत्र का है। आपके लॉर्ड्स ने उसके बारे में क्या कहा, यह जानने की उत्सुकता है। स्टैनिस ने उपहास में नाक सिकोड़ी। सेल्टिगार ने उसे प्रशंसनीय कहा। अगर मैं उसे अपने निजी शौचालय की सामग्री भी दिखा दूं, तो वह उसे भी प्रशंसनीय कह देगा। बाकी सबने हंसों के झुंड की तरह सिर हिलाए, सिवाय वेलारियन के, जिसने कहा कि फैसला तलवार करेगी, पार्चमेंट पर लिखे शब्द नहीं। मानो मुझे यह पहले से न पता हो। अदर्स मेरे लॉर्ड्स को ले जाए, अब तुम्हारी राय सुनना चाहता हूं। आपके शब्द सीधे और मजबूत थे। और सच्चे, डेवोस ने कहा। फिर भी आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है इस अनाचार का। ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले नहीं था। स्टॉर्म्स एंड में एक तरह का प्रमाण है, स्टैनिस बोला। रॉबर्ट का बास्टर्ड, जो उसने मेरी शादी की रात पैदा किया था, उसी बिस्तर पर जिसे उन्होंने मेरे और मेरी दुल्हन के लिए सजाया था। डेलिना फ्लोरेंट थी, और जब रॉबर्ट ने उसे लिया, वह कुंवारी थी, इसलिए रॉबर्ट ने बच्चे को स्वीकार किया। एड्रिक स्टॉर्म, यही नाम है उसका। कहते हैं वह मेरे भाई की हूबहू छवि है। अगर लोग उसे देखें और फिर जोफ्री और टॉमन को, तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, मुझे लगता है। लेकिन लोग उसे देखेंगे कैसे अगर वह स्टॉर्म्स एंड में है? स्टैनिस ने पेंटेड टेबल पर उंगलियां बजाईं। यही कठिनाई है, और भी कई हैं। उसने नजर उठाई।
तुम्हारे पास पत्र के बारे में और भी कुछ कहने को है तो कहो। मैंने तुम्हें नाइट इसलिए नहीं बनाया कि तुम खोखली शिष्टाचार भरी बातें सीखो। उसके लिए मेरे लॉर्ड्स हैं। जो कहना है कहो। डेवोस। डेवोस ने सिर झुका लिया। अंत में एक वाक्य था। कुछ ऐसा प्रभु के प्रकाश में किया गया। हां, राजा का जबड़ा कस गया। आपके लोग उन शब्दों को पसंद नहीं करेंगे जैसे तुमने नहीं किया, स्टैनिस ने तीखे स्वर में कहा। अगर आप इसकी जगह यह लिखें, देवताओं और मनुष्यों की दृष्टि में या पुराने और नए देवताओं की कृपा से। क्या तुम मुझ पर धर्मपरायणता थोप रहे हो, स्मगलर? यही सवाल तो मैं आपसे करना चाहता था, मेरे स्वामी। अच्छा, स्टैनिस ने कहा। ऐसा लगता है तुम मेरे नए देवता को उतना ही कम पसंद करते हो जितना मेरे नए मेस्टर को। मैं इस प्रकाश के स्वामी को नहीं जानता, डेवोस ने ईमानदारी से कहा, लेकिन जिन देवताओं को आज सुबह हमने जलाया उन्हें मैं जानता था। लोहार ने मेरे जहाजों की रक्षा की है और माता ने मुझे 7 मजबूत बेटे दिए हैं। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें 7 मजबूत बेटे दिए हैं, स्टैनिस ने रूखे स्वर में कहा। क्या तुम उससे प्रार्थना करते हो? आज सुबह जो जला वह सिर्फ लकड़ी थी। हो सकता है, डेवोस बोला, लेकिन जब मैं फ्ली बॉटम में बच्चा था और एक तांबे के लिए भीख मांगता फिरता था, तब कई बार सेप्टन ही मुझे खाना देते थे। मैं तुम्हें अब खिलाता हूं। आपने मुझे अपनी मेज पर सम्मान की जगह दी है, डेवोस ने कहा, और उसके बदले मैं आपको सच देता हूं। अगर आप लोगों से वे देवता छीन लेंगे जिन्हें वे हमेशा पूजते आए हैं, और बदले में उन्हें ऐसा देव देंगे जिसका नाम ही उनकी जुबान पर अटपटा लगे, तो वे आपको कभी प्रेम नहीं करेंगे। स्टैनिस एकदम खड़े हो गए। रिलोर, इसमें कठिन क्या है? उन्होंने कहा। वे मुझे प्रेम नहीं करेंगे, तुम कहते हो? उन्होंने मुझे कब प्रेम किया है? जो चीज मेरे पास कभी थी ही नहीं, उसे मैं खो कैसे सकता हूं? वे दक्षिणी खिड़की तक गए और चांदनी में नहाए समुद्र को देखने लगे। मैंने देवताओं पर विश्वास उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन मैंने विंड प्राउड को खाड़ी में टूटते देखा था। ऐसे देव जो मेरी मां और पिता को डुबो सकते हैं, वे मेरे पूजन के योग्य नहीं। किंग्स लैंडिंग में हाई सेप्टन मुझे समझाता रहता था कि सारी न्यायप्रियता और भलाई सातों से आती है, मगर मैंने जो भी न्याय और भलाई देखी वह इंसानों की बनाई हुई थी। अगर आप देवताओं में विश्वास नहीं करते तो फिर इस नए देव की चिंता क्यों? स्टैनिस बीच में ही बोले। मैंने खुद से भी यही सवाल किया है। मुझे देवताओं के बारे में कम पता है और परवाह उससे भी कम, मगर लाल पुरोहितनी के पास शक्ति है। हां, मगर कैसी शक्ति? डेवोस के मन में सवाल उठा। क्रेसन के पास बुद्धि थी। मैंने उसकी बुद्धि पर भरोसा किया और तुम्हारी चालाकी पर भी, स्टैनिस बोले। और उसका नतीजा क्या निकला, स्मगलर? तूफान के लॉर्ड्स ने तुम्हें भगा दिया। मैं उनके पास भिखारी बनकर गया और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। बस अब न कोई भीख होगी, न कोई हंसी। आयरन थ्रोन मेरा अधिकार है, मगर मैं उसे लूं कैसे? राज्य में 4 राजा हैं और उनमें से 3 के पास मुझसे ज्यादा आदमी हैं, ज्यादा सोना है। मेरे पास जहाज है और उसके अलावा वह है। उन्होंने ठहर कर कहा, लाल औरत। क्या तुम जानते हो, मेरे आधे नाइट उसका नाम तक लेने से डरते हैं। अगर वह और कुछ न भी कर पाए तो भी ऐसी जादूगरनी जो पूरे बड़े आदमियों के दिल में इतना डर भर दे, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डरा हुआ आदमी हारा हुआ आदमी होता है, और शायद वह इससे ज्यादा भी कर सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे स्मृति में डूब रहे हों। जब मैं लड़का था, मुझे एक घायल बाज मिला। मैंने उसे ठीक किया। उसका नाम मैंने प्राउडविंग रखा। वह मेरे कंधे पर बैठती,
मेरे पीछे पीछे कमरों में फड़फड़ाती, मेरे हाथ से खाना खाती, मगर वह ऊंचा नहीं उड़ती थी। मैं उसे बार बार शिकार पर ले गया, पर वह पेड़ों की चोटियों से ऊपर कभी नहीं गई। रॉबर्ट उसे वीकविंग कहता था। उसके पास एक गिरफाल्कन था, थंडरक्लैप, जो कभी निशाना चूकता नहीं था। एक दिन हमारे बड़े चाचा सर हार्बर्ट ने मुझसे कहा, दूसरा पक्षी आजमाओ। उन्होंने कहा, मैं प्राउडविंग के साथ खुद को मूर्ख बना रहा हूं। और वह सही थे। स्टैनिस बैराथियन खिड़की से मुड़े, दक्षिणी समुद्र पर चलती परछाइयों से मुंह मोड़ते हुए। सातों ने मुझे कभी एक गौरिया तक नहीं दी। अब समय आ गया है कि मैं दूसरा बाज आजमाऊं, डेवोस। एक लाल बाज। और यहीं से डेवोस समझ जाता है, यह सिर्फ देवताओं की लड़ाई नहीं है, यह एक राजा की मजबूरी है। क्या लाल बाज स्टैनिस को सिंहासन तक ले जाएगा, या आग सब कुछ जला डालेगी? अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया, तो आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि क्लैश ऑफ किंग्स में असली युद्ध अब शुरू होने वाला है।